हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आप लोग का चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फॉर अमलगमेशन एंड मर्जर। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कराई हैं। आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करा रही हूँ जो कि है इल्ड मेथड, और इल्ड मेथड से रिलेटेड ही मैं एक क्वेश्चन भी डिस्कस कराने वाली हूँ जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगी। तो ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, बिकॉज जो बच्चे इस वीडियो को देख लेंगे, इस इल्ड मेथड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन में कुछ भी आता है तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो इस मतलब आपने ये लेक्चर अटेंड कर लिया ना, तो इट मीन्स कि आपके पेपर में इल्ड मेथड अगर कुछ भी आता है कि सपोज इल्ड मेथड से करो तो कैसे करना है, तो वो आपको इजी वे में समझ में आएगा, आप इजीली कर लोगे। सबसे पहले चीज़ कि ये इल्ड होता क्या है, तो इल्ड के बारे में बता दूं कि इक्विटी शेयर इल्ड का मतलब होता है जैसे कि कोई शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट, जैसे कि इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए। तो ये लोग ना जब इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी शेयर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ द कंपनी, मतलब कि ये लोगों का इल्ड मतलब होता है इन सिंपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो बंदे जैसे कि इक्विटी शेयर हो गए या फिर प्रेफरेंस शेयर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि आज हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमें बाद में फ्यूचर में इतना डिविडेंड मिलेगा, इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो यही सोच के मेजॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डर या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये लोग ना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उसी का जो रिटर्न में मिलता है उसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो इल्ड इसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, यही कि आप सपोज़ एक शेयर होल्डर हैं और आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोच के कि फ्यूचर में मुझे ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा या फिर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसलिए इसे आप इल्ड मेथड बोलेंगे। अब मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर होते हैं वो इल्ड मेथड तभी अपनाएंगे जब एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस और एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस। अब हम इसे हमारे इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका पर्पज़ ये है क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फॉर अमलगमेशन एंड मर्जर, जब भी अमलगमेशन होता है या फिर मर्जर, जैसे कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ख़रीद लिया या फिर दूसरी कंपनी ने सपोज एक नई दोनों कंपनी मिलकर नई बन गई, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया रहता है तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो इल्ड मेथड का यूज इसलिए ही यहाँ पे होता है क्योंकि उनको भी उतना प्रॉफिट पैसा वगैरह मिलना चाहिए ना, यही चीज़ रहती है। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस और एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस, अब इन्वेस्टर लोग जो रहते हैं वो दो मेथड से इन्वेस्ट करते हैं, पहला एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस और दूसरा होता है एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस। अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि इतना परसेंट आपको मिलेगा, तो ये लोग एनालाइज करते हैं कि मुझे इतना एक्सपेक्ट करते हैं। एक स्मॉल इन्वेस्टर आर मोर कंसर्न, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो स्मॉल जो इन्वेस्टर होते हैं छोटे छोटे, वो लोग एक्सपेक्टेड डिविडेंड वाले में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसी में मेजॉरिटी ये लोग एक करते हैं। अब हम क्वेश्चन में जब हम कंप्यूट करेंगे तो हमें कैलकुलेट करने के लिए तीन चीज़ें यूज करनी होंगी, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला है इसका जो कि है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, उसे डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट डिविडेंड एंड मल्टीप्लाई कर दो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, तो आपको मिल जाएगा इल्ड, राइट। और दूसरा मेथड है जो कि डिविडेंड डिवाइड करो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई 100। तो ये दो फार्मूलास यहाँ पे दिए हैं। अब ये जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस है, इसमें देखो दो बेसिस से मैंने पहले बताया, तो इसमें डिविडेंड का देखा जाए तो कम छोटे छोटे इन्वेस्टर लोग इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज के इसमें डिविडेंड पे ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इतना डिविडेंड मिलेगा अगर मैं इतना इन्वेस्ट करता हूँ। तो अभी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए है ना दो मेथड है, एक तो है कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड एंड एक नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मुझे इतना डिविडेंड मिलेगा, और दूसरा होता है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड कि मुझे इतना ही। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड में क्या होगा, जैसे कि मैं एक शेयर होल्डर हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड में क्या रहेगा कि जो अमाउंट है उसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि एवरेज पास्ट डिविडेंड कि मेरे पिछले साल का इतना डिविडेंड था, या फिर एस्टिमेटेड फ्यूचर डिविडेंड ऑफ द कंपनी की अगले साल मेरा इतना होगा उसे। और दूसरा होता है एवरेज पास्ट डिविडेंड, तो एवरेज पास्ट डिविडेंड में क्या रहेगा कि इस यहाँ पे कंपनी डिक्लेयर करेगी कुछ सालों पहले जो कंपनी ने डिक्लेयर किया कि इतना डिविडेंड है,
है ना, तो उसको काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ का फॉर्मूला है। देन एस्टिमेटेड फ्यूचर डिविडेंड भी है। फ्यूचर डिविडेंड में क्या रहता है कि यहाँ पे कंप्यूट किया जाता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब कि फ्यूचर में कितना क्या है वो सारी चीज़ें। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिविडेंड जो है ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी यहाँ पे जो ट्रांसफ़र किया जाता है जो भी रिजर्व, क्या होता है कभी कभी जो शेयर होल्डर हैं वो लोग अपना सोचते हैं कि मैं रिजर्व करके रखता हूँ, आगे चल के मुझे काम आएगा। कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व करते हैं, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व टू रिड्यूस फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट, तो इसलिए यहाँ पे कभी कभी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रिजर्व को। तो ये चीज़ याद रखना, बिकॉज कि ट्रांसफ़र रिजर्व ये वाला वर्ड जो है ना आपको क्वेश्चन में बहुत दिखेगा। तो अभी इसको एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिविडेंड इसको निकालना होगा। अगर आपको ट्रांसफ़र रिजर्व आ गया क्वेश्चन में कहीं पे भी दिख रहा है तो समझ जाओ कि आपको एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिविडेंड ही करना है। उसको करने के लिए यहाँ पे एफएमपी दिया है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का अमाउंट ले लेना, उसमें से ऐड करना जितने भी नॉन ट्रेडिंग अमाउंट है। नॉन ट्रेडिंग अमाउंट मतलब कि जैसे कि नॉन ट्रेडिंग इनकम हो गए, उनको आप बोल सकते हो नॉन ट्रेडिंग अमाउंट है, ठीक है। देन उसमें से लेस कर देना है प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसमें से ये भी लेस कर सकते हैं आप एक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र टू रिजर्व या फिर कोई फंड है। तो याद रखना ये चीज़ अगर आती है तो इस तरीके से आपको बनाना ही होगा, इस तरीके से फॉर्मूला के थ्रू इस तरीके से आपको चार्ट बनाना होगा एंड अमाउंट यहाँ पे लिखना होगा। तो ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, उसको निकालने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड डिवाइड कर देना है पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई 100। तो ये भी एक फार्मूला है। अब दूसरी चीज़ देखी जाए तो एक और चीज़ है, वो है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस है, क्योंकि दो मेथड से ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। एक तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डिविडेंड इतना होगा या फिर एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस, तो दो मेथड के थ्रू ही वो यील्ड मेथड अपनाते हैं। तो इसलिए इन दोनों का ही यूज करते। तो मैंने पहला तो बता दिया एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस वाला, जहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस में भी दो चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ होता है कंपटीशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड के रेट देखा जाता है, और दूसरा होता है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड में देखा जाए तो इन्वेस्टर परचेसिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ इक्विटी, मतलब इन्वेस्टर छोटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऐसा परचेस कर लेता है, एक्सपेक्ट करता है वो कि इतना नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है, तो एक्सपेक्टेड करता है, और एटलीस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। वो सोचता है कि एटलीस्ट मुझे बैंक में जितना रेट है कम से कम उतना तो मुझे मिलेगा ही, है ना, मिनिमम इतना तो मिलना चाहिए, इस तरीके से वो एक्सपेक्ट करता है। अब यहाँ पे कुछ रिस्क होते हैं जो इन्वेस्टर के होते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अब जो जैसे कि वो अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है, राइट, तो उसको अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसमें भी उसको थोड़ा रिस्क है, पार्टली पेड शेयर और फाइनेंशियल पॉलिसीज़, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। देन थर्ड है जो कि है यहाँ पे एक्सपेक्टेड 3% यहाँ पे ऐसा दिया गया है। प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करें तो उसको यील्ड मेथड में जब आप वैल्यूड करते हो तो वहाँ पे फॉर्मूला ये लगता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई 100, तो आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस की। देखो मैंने पहले बताया एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस की कि इन्वेस्टर डिविडेंड बेस पे भी कर सकते हैं कि मैं इतना रेट से लूँगा, तो फिर उसके भी दो टाइप हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस, देखो ये टाइप में जो मेरा पहला वाला मैंने आपको बताया डिविडेंड बेसिस में, उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस ना एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिविडेंड से रिलेटेड ही आता है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा रहता है ट्रांसफ़र रिजर्व कर दिया, रिजर्व को ट्रांसफ़र किया, ऐसा चीज़ें लिखा रहता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखनी है, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट है वो है एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस। एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस में क्या रहता है, तो एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस में यहाँ पे ऐसा दिया जाता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, वो अभी का नहीं सोचते, करंट का नहीं सोचते, वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि अगर मैं इसको इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आगे चल के मुझे
बहुत बेनिफिट होगा। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। टुडे रिजर्व आर टुमारो डिविडेंड, आज मैं रिजर्व करके रख रहा हूँ, कल मुझे बहुत सारा डिविडेंड मिलेगा, ऐसा वो सोच के रखते हैं। ठीक है, तो उनका यही फॉर्मूला रहता है, टुडे रिजर्व आर टुमारो डिविडेंड। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, इसलिए अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी रहता है। अब यहाँ पे भी ट्रांसफ़र टू रिजर्व टुडे, आज मैं ये रिजर्व ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो विल बी यूज फॉर एक्सपांशन ऑफ कंपनी लीडिंग टू लार्जर प्रॉफिट एंड हायर डिविडेंड इन फ्यूचर, फ्यूचर में कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे कुछ इन्वेस्टर होते हैं कि जो हायर वैल्यू ऑन द कंपनी इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि फिर उसमें अर्निंग, उनको ग्रेटर अर्निंग कैपेसिटी उनको रहती है। तो इस तरीके से ये वाला है, तो इसमें हायर वाला है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला है, इसको कंप्यूट जब हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर अंडर एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस, तो वहाँ पे हमें इस फॉर्मूला का यूज करना होता है। जैसे कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, कि कितना नॉर्मल रेट है इस अर्निंग का, और पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, कितना पेड ऑफ वैल्यू है। तो इस तरीके से होता है। अब इसके दो टाइप हैं जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग और दूसरा होता है नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। देखो ये उसी की तरह से, उधर था एक्सपेक्टेड डिविडेंड, यहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, और दूसरा था नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ इतना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग है और दूसरा है कंपटीशन नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। अर्निंग क्यों दिया गया है? क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग के बारे में अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड अर्निंग में यहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिट मींस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, वो सारी नॉन ट्रेडिंग इनकम हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, तो ये आप देख रहे हो शीट, इसमें अगर आपको एक्सपेक्टेड अर्निंग कैलकुलेट करनी होगी तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है वो लेना है, एफएमपी का प्रॉफिट, और उसमें नॉन ट्रेडिंग इनकम ऐड करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देना, बस इतना सा करना है, तो आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड अर्निंग अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन। तो एक्सपेक्टेड अर्निंग आपको मिल गया। या फिर दूसरा तरीका है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग निकालने का, वो ये है एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइड कर दीजिए पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई 100, तो आपको मिल जाएगा। मेजॉरिटी लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड अपनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे नोट में दिया गया है, बट आपको जो मैंने बोला बस वही मेथड अपनाना है, इसको यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग। अगर वो आपको अनदर वे में वैल्यू ऑफ लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर को कैपिटलाइज करना है, या फिर अर्निंग को इल्ड मेथड के थ्रू कैपिटलाइज करना है, इल्ड रेट, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए, है ना, ऑफ द अर्निंग ऑफ कंपनी के, वो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है? तो यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अर्निंग निकालने के लिए एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और मल्टीप्लाई करना है 100, तो आपको मिल जाएगा। या फिर उसके ऑप्शन में ये जो दूसरा फार्मूला है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सूटेबिलिटी ऑफ यील्ड मेथड। अब इस यील्ड मेथड का क्या सूटेबल है? तो देखो भाई, यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड रहते हैं यील्ड मेथड में, क्योंकि चाहे वो डिविडेंड हो चाहे अर्निंग हो, दोनों में वे इंटरेस्टेड रहते हैं, बिकॉज उसमें उनको रिटर्न मिलेगा, इसलिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं। दूसरी चीज़ है डाटा एनालाइज, डाटा अवेलेबल, मतलब कि यहाँ पे इसका डाटा अवेलेबल रहता है, पिछले साल का एनालाइज किया जाता है, नेट एसेट रहता है, तो इसलिए, बट यहाँ पे मे नॉट बी रेडीली अवेलेबल, कुछ रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर यील्ड मेथड का देखा जाए तो लिमिटेशंस क्या है? तो यहाँ पे लिमिटेशंस ये है कि वैल्यू ऑफ शेयर ऑन डिविडेंड बेसिस, वैल्यू ऑफ शेयर जो रहता है वो डिविडेंड के बेस में रहता है कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड के ऊपर रहता है कि वैल्यू ऑफ शेयर, और इग्नोर द अर्निंग ऑफ द कंपनी, की कंपनी कितना कमा रही है उसके ऊपर नहीं रहता है, वैल्यू ऑफ शेयर सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के ऊपर रहता है, तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरी चीज़ है कि कंपोनेंट ऑफ यील्ड सच एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये सही चीज़ें। और यील्ड मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी, ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये कंपनी के शोविंग लॉस एंड कंपनी भी लिक्विडेटेड, कंपनी बंद हो रही है, तो ये उसमें अप्लाई नहीं होता है। मतलब जब कंपनी बंद होगी या फिर कंपनी लॉस में जा रही है तो वहाँ पे यील्ड मेथड बिल्कुल भी अपनाया नहीं जाता है।
तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस का 2 मेथड देखे, जहाँ पे पहला है एक्सपेक्टेड अर्निंग और दूसरा था नॉर्मल रेट ऑफ, यहाँ पे दूसरा था जो कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग, फिर दूसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, मतलब वही नॉर्मल का। तो इस तरीके से ये यील्ड मेथड यूज होता है। आशा करती हूँ कि आपको यील्ड मेथड समझा होगा, बिकॉज ये मैं आप जो क्वेश्चन कराऊंगी उसमें यील्ड मेथड का यूज जो हुआ होगा, प्रीवियस ईयर में आया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।